नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा इसकी लॉन्चिंग करेंगे। सीएम की सदस्यता का भी होगा नवीनीकरण। तो आज से बीजेपी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लॉन्चिंग होगी। सीएम के भी सदस्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको देना। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा आज जो है लॉन्चिंग करेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम की सदस्यता का नवीनीकरण होगा। तो ये बड़ी जानकारी। बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है आज से शुरू। सीएम भजनलाल शर्मा जो है इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो कितने लोग, और क्योंकि बीजेपी परिवार पहले से बहुत बड़ा परिवार माना जाता है और बीजेपी जिस तरह से डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट पार्टी मानी जाती है, उसके साथ ही बीजेपी के और भी सदस्यता अभियान यानी कि और लोगों को उसमें जोड़ने की अब कवायद तेज होगी, जिसकी लॉन्चिंग खुद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। और उसके साथ साथ खुद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नवीनीकरण किया जाएगा। और उसके साथ ही और कितने लोग बीजेपी के परिवार में जुड़ते हैं, कितने लोग बीजेपी के सोच विचार से सहमत होते हैं, जो उसका पार्टी का दामन थामना चाहते हैं और उसके सोच विचार योजनाओं को आगे जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, यही कार्यक्रम है जिसकी लॉन्चिंग आज खुद सीएम के द्वारा की जाएगी सदस्यता अभियान की। और साथ ही साथ आज खुद भी मुख्यमंत्री का नवीनीकरण होगा सदस्यता का। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है आज लॉन्चिंग करेंगे। ये बड़ी अपडेट है। सीएम की सदस्यता का भी जो है नवीनीकरण आज होगा। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 की शुरुआत हो रही है। जयपुर से ये पहली ट्रेन रवाना होगी। सीएम भजनलाल जो है हरी झंडी दिखाएंगे। दुर्गापुरा स्टेशन से शाम 4:25 पर ये ट्रेन रवाना होगी। रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। जयपुर से 500, सवाई माधोपुर से 100 श्रद्धालु इसके लिए जाएंगे। कोटा से अगर बात करें तो 200 श्रद्धालु इसमें सवार होंगे। मुदार और रामेश्वरम के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए दर्शन करेंगे ये सभी श्रद्धालु। और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन आयोजित की जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो कोटा से 200 श्रद्धालु इसमें सवार होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो है दुर्गापुरा स्टेशन से शाम 4:25 का वो समय होगा जब ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। और जयपुर से 500, सवाई माधोपुर से 100 श्रद्धालु और वही कोटा की अगर हम बात कर ले तो 200 श्रद्धालु जो है इसमें सवार होंगे। मुदैर और रामेश्वरम के विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन जो है श्रद्धालु करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना यात्रा योजना 2024, उसी के तहत जो है श्रद्धालु आज ट्रेन में सवार होकर के जो है रवाना होंगे। जयपुर से पहली ट्रेन आज जो है रवाना होगी। सीएम भजनलाल आज हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रेन को रवाना करेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी ने रायका से 5 घंटे पूछताछ भी की। रामूराम रायका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान आरपीएससी का मेंबर भी बनाया गया था। रायका 4 जुलाई 2022 तक मेंबर रहा। और इससे पहले एसओजी ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीएस से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था। इनमें रामूराम रायका के बेटा बेटी भी शामिल है। एसओजी मुख्यालय से पूछताछ के बाद रविवार को इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 5 आरोपियों में रायका की बेटी सहित 2 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया। हालांकि रिमांड की अवधि ज्यादा मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है। पूर्व आरपीएससी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स, जिनके बेटा बेटी भी इसमें यहां पर पकड़े गए हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कार्रवाई मानी जा रही है।
आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक की सबसे बड़े रिकॉर्ड कार्रवाई में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए रिपोर्ट। जिनके खौफ से अपराधियों की गिग्घी बंधनी थी, वे अपनी सूरत छिपाने की नाकाम कोशिश में मुब्तला हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई जारी है। शनिवार को 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 7 दिन के एसओजी के रिमांड पर भेज दिया। 7 तारीख तक 7 तारीख तक यानी 7 दिन का रिमांड लिया। 6 दिन का 6 दिन का रिमांड लिया। हाँ। और इसके अलावा 12 दिन का मांगा था। मांगा 12 दिन का था। न्यायालय क्या दलील थी आप लोगों के रिमांड मांगने के दौरान? वो तो अनुसंधान करना है, इसमें विस्तृत अनुसंधान करना है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को एसओजी ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, उनमें मंजू, शोभा, विजेंद्र, अविनाश और देवेश शामिल हैं। इन 5 आरोपियों में 2 आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटे और बेटी भी हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर में आने वाले सवालों की जानकारी थी। इसी परीक्षा के परिणाम में बेटी शोभा की 5वीं और बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी। 5 मुलजिमों को एसओजी ने पेश किया है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, तो आज रिमांड कोर्ट थी, तो रिमांड कोर्ट में जो रिमांड कोर्ट के पीठासीन अधिकारी थे पुलकी शर्मा जी, तो उन्होंने हमें 7 तारीख तक का इसमें पीसी ग्रांट किया है इनिशियल स्टेज पर। इसमें 2 जो एक्यूज हैं वो पूर्व आरपीएससी मेंबर थे, रामू रायका, उनके बच्चे भी हैं। तो अभी देखते हैं इसमें और कितने लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। आपको बताते चलें कि अब तक एसओजी ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में 63 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 37 चयनित अभ्यर्थी हैं। इनमें से 33 ऐसे थानेदार हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं 3 ऐसे हैं जिनका चयन हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। कल एसओजी की गिरफ्त में 5 ट्रेनी एसआई को आज कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 7 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है। एसओजी इन 6 दिनों में खंगालेगी कि आखिरकार ये ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पेपर किससे हासिल किए थे। वहीं इस पूरे मामले में अब तक राजस्थान एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई शामिल है, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पद ग्रहण करने के बाद में एसआईटी का गठन किया। उसके बाद में रिकॉर्ड गिरफ्तारियां इस पेपर लीक प्रकरण में हुई हैं और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब स्कूल की किताबों में अकबर को नहीं बल्कि वीरता और साहस के पर्याय और देश धर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाला महाराणा प्रताप को महान पढ़ाया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में आयोजित एक सभा में स्कूलों के सिलेबस में बदलाव का संकेत दिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ऐलान, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान, जिसने देश धर्म पर सर्वस्व दिया निशान। उस वीर शिरोमणि प्रताप को क्यों कर दिया गया विशाल? जो मीना बाजार लगा करके महिला को उठा कर ले जाता था, दुष्कृत्य करता था, जिन्होंने 40,000 लोगों का, बच्चे, महिलाओं, पुरुषों का वध ही किया। सूबे में महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर एक बार फिर से संग्राम छिड़ने वाला है। जी हाँ, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीरों की धरा मेवाड़ पर एक बार फिर अकबर पर अपना पुराना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि अब अकबर को महान बताकर स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। जिन्होंने 40,000 लोगों का, बच्चे, महिलाओं, पुरुषों का वध ही किया। और ऐसा करते जो पंडित थे, उनकी जो जनेऊ इकट्ठी की गई तो 74.5 किलो जनेऊ थी। इतने लोगों को मारा गया। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ महान पढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि देश धर्म पर सर्वस्व निसार कर देने वाले महाराणा प्रताप से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मदन दिलावर ने कहा कि अकबर ने कई वर्षों तक देश को लूटा, इसीलिए अकबर को महान पढ़ाने वाले आगे नहीं जा पाएंगे। मैं समझता हूं जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन
इस मेवाड़ का और राजस्थान का तो बोल नहीं सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर के निवेदन करता हूं, अब राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अब अकबर लुटेरे आक्रमणकारी बलात्कारी को सम्मान नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है वो लुटेरा आक्रांतक आक्रांता। दिलावर इससे पहले भी अकबर को लेकर बयान देते रहे। दिलावर ने कहा ऐसे इंसान को कैसे महान कहा जा सकता है जो मीना बाजार लगाता था और महिलाओं को उठा ले जाता था। दिलावर ने कहा जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा कोई इस मेवाड़ और राजस्थान का दुश्मन हो नहीं सकता। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने मदन दिलावर के बयान पर कड़ा पलटवार किया। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को लेके महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों के अंदर भर्ती को लेके, नामांकन को बढ़ाने के लेके, विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेके, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेके, इन मुद्दों पे चर्चा के अलावा तमाम मुद्दों पे चर्चा करते हैं। मदन दिलावर कहते रहे हैं कि अकबर एक दुष्कर्मी था और दुष्कर्मी कभी महान नहीं हो सकता। दिलावर कहते रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले किताबें लिखी उनकी मानसिकता गुलामी की रही हो, इसीलिए उन्होंने अकबर को महान बताया। मदन दिलावर इतिहास से छेड़छाड़ की जांच के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान कर चुके हैं। दिलावर शिक्षा में भारतीयता और संस्कार शामिल करने के पक्षधर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस कवायद को संघ का एजेंडा बताने की कोशिश करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके एक युवक को मौत के घाट उतारा गया है। खेरड़ी फाटक इलाके में देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो मृतक निखिल अग्रवाल के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर चाकू से हमला करके एक युवक की जो है हत्या कर दी गई है। खेरड़ी फाटक इलाके में देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और ओम प्रकाश हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी अभी इस पूरे मामले में? देर रात युवक की हत्या कर दी गई, कौन थे ये लोग, अभी पता चल पाया है? देखिए, बदमाशों के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया कि ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नयापुरा इलाके से ये बदमाश आए थे और खेरड़ी फाटक इलाके में जो है निखिल नामक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसको मौत की घाट उतार दिया। हालांकि गंभीर घायल अवस्था में निखिल को एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन दम तोड़ दिया क्योंकि चाकू से बहुत गहरे घाव थे और जिसके चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बदमाशों के बारे में अभी तक पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी भी है। उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। किस तरह की रंजिश थी, कौन बदमाश थे, क्यों हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ताबड़तोड़ जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बाद लोगों में, परिजनों में आक्रोश भी व्याप्त है, क्योंकि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात को लेकर पहले भी पूरे प्रदेश में एक तरह से चर्चाओं में रहा है। चाकूबाजी की वारदातें लगातार हो रही है और इस तरह के मर्डर जब हो जाते हैं तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थोड़ी देर बाद में मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद में जो है आरोपियों के बारे में फिलहाल पुलिस जांच करने की बात करी, लेकिन तमाम सवालों के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें थम नहीं रही है। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो चाकू से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया है। मृतक निखिल अग्रवाल के शव को मोर्चरी में भी रखवा दिया गया। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त। और कोटा में नदी किनारे मगरमच्छ का स्ट्रीट डॉग पर अटैक का वीडियो सामने आया है। वीडियो कैथून की चंद्रलोई नदी का बताया जा रहा है, जहां नदी किनारे पानी पीने गए स्ट्रीट डॉग पर मगरमच्छ ने अचानक से हमला बोल दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो मगरमच्छ स्ट्रीट डॉग को अपने जबड़े में फंसा था और उससे पहले ही डॉग अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकला। चंद सेकंड का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। कोटा के पास चंद्रलोई नदी में अनगिनत खूंखार मगरमच्छ हैं। बताया जाता है
कि कैथून के पास से गुजर रही चंद्रलोई नदी के किनारे झाड़ियों में से होता हुआ डॉग पानी पीने पहुंचा तो मगरमच्छ ने स्ट्रीट डॉग पर हमला किया। नदी से कुछ ही दूरी पर खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में यह तस्वीरें कैद कर ली। वीडियो में इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह स्ट्रीट डॉग मौत को मात देकर कैसे वो वापस लौटा। चलिए अब भरतपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आए दिन धर्मांतरण से जुड़े कई कार्यक्रम होते रहते हैं और इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम का खुलासा हुआ। लेकिन इत्तला पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे खेल पर पानी फेर दिया। देखिए रिपोर्ट। लालच से धर्मांतरण का खेल, कैसे लगे डर्टी गेम पर नकेल। भीड़ जुट चुकी थी, व्यवस्थाएं जुटाई जा रही थी, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। डर्टी गेम उजागर हो गया। भरतपुर धर्मांतरण का नया अड्डा बनता जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि वहां से आई तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें बयाना कस्बे के भीमनगर कॉलोनी की हैं। यहां के एक निजी मकान में करीब 100 लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की पूरी तैयारी थी, लेकिन इससे पहले कि धर्मांतरण की साजिश सफल हो पाती, पुलिस वहां पर पहुंच गई। आज जरिए सूचना मिली थी कि कोई भीमनगर के यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की कोई मीटिंग चल रही है, जिसमें हम मौके पहुँचे। वहाँ काफ़ी 50-60 महिला पुरुष बैठे हुए थे, जिनसे जानकारी की तो बताया कि हम तुम्हारे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन से कोई बात सामने नहीं है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठनों ने जबरन धर्मांतरण की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को मुक्त करवाया। अभी हाल ही में बयाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बयाना कस्बे में भीमनगर पर एक मकान में बड़े लंबे स्तर पर ये धर्मांतरण का जो खेल है वो खेला जा रहा था। करीबन 100 से अधिक महिला और पुरुषों को धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां देखा तो एक मकान के अंदर महिलाएं ज्यादा पुरुष कम बड़ी संख्या में बैठे हुए थे और उनको धर्म परिवर्तन कराने की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही थी। प्राथमिक जानकारी ये आई है कि वहां पर उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता और उसके बाद उन्हें भरतपुर लाकर के उनका जो धर्म परिवर्तन है वो कराया जाता। फ्रेम दर फ्रेम धर्मांतरण की साजिश छिपी होने की तस्वीरें हैं। रुपयों का लालच और बीमारी ठीक करने का बहाना बनाकर लोगों को बुलाकर फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लालच देकर कराया जाता है धर्मांतरण। दूर हो जाएगी गरीबी, छू मंतर हो जाएगी बीमारी। सबसे बड़ी बात है कि इस धर्म परिवर्तन खेल कराने के जो लोग मास्टरमाइंड हैं वो अन्य राज्यों के हैं, चाहे वो यूपी के हों, चंडीगढ़ के हों, चाहे अन्य राज्य के हों। वो यहाँ आते हैं, लोगों को लालच देते हैं, पैसे का लालच दिया जाता है, गरीबी दूर करने का लालच दिया जाता है, बीमारियों को भगाने का लालच दिया जाता है और ऐसे में उन्हें बुलाया जाता है। किराया का जो पैसा है वो भी उनको दिया जाता है, यानी कि उन्हें लाने और ले जाने के लिए जो वाहन है वो भी अरेंज कराए जाते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन कराने का जो पूरा प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। 15 दिन प्रशिक्षण देने के बाद उनका धर्मांतरण किया जाता है। धर्मांतरण पर नकेल लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, तभी सूबे की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। जब कार्रवाई की जाती है तो ये लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर के ये धर्म परिवर्तन कराते हैं और जब ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की जाती है तो ये शहर के जितने भी मैरिज होम है, धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर लोगों को एकत्रित करते हैं और वहाँ पर ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसके जो मास्टरमाइंड है उनको पहले मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उससे छूट जाने के बाद फिर से वो धर्म परिवर्तन कराने लगे हैं और बयाना पुलिस ने अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिंगल यूज प्लास्टिक नकारात्मक परिणाम के कई जो रिसर्च हैं सामने आने के बाद देश के साथ प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दी गई। लेकिन प्लास्टिक है कि ऐसी चिपकी है कि गुलाबी नगरी का दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पिंक सिटी से चिपकी प्लास्टिक, चारों तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक, शासन के निर्देश धरातल पर फेल। चारों तरफ हर गली मोहल्ले में खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा। राजधानी में बरसात के दौरान नाले नालियां प्लास्टिक से अट गए, रिकॉर्ड तोड़ जलभराव हुआ। वन विभाग ने विधानसभा में भी कहा कि हम दूसरे राज्यों से आने वाले प्लास्टिक को रोकेंगे, फिर भी ये नहीं रुक रहा। राजस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक की मार झेल रहा है। राजधानी जयपुर जिस तरह से जाम हुई, जलमग्न हुई, उसके अंदर काफी बड़ा रोल सिंगल यूज प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, थैलियों का था, जो कि कचरे के साथ बहते हुए उन तमाम रास्तों को ब्लॉक करती हुई चली गई जहां से जल प्रवाह हो सकता था। जयपुर में ये तमाम चीज़ें अब होने लगी हैं। पहले एक दौर था जब ये प्लास्टिक नहीं था तो इस तरह की परेशानियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं, थैली का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर प्लास्टिक की गिरफ्त में है। हर जगह कचरे के ढेर हैं और ढेर में प्लास्टिक के वर्चस्व से लग रहा जैसे प्लास्टिक राजधानी को खा जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर दिन 1100 टन से अधिक अवैध प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा, जबकि 2010 में राजस्थान में प्लास्टिक को बैन किया था। जयपुर में 290 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट। प्रदेश में सालाना 60,000 टन निकलता है प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरे का सही ढंग से नहीं हो रहा निस्तारण। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा दिया है प्रतिबंध। टास्क फोर्स ने सिर्फ 1955 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक किया जब्त। निगम ने 22 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। प्लास्टिक कचरे को लेकर नियम अनुसार सख्ती बरतने का भी आदेश था, जिसके मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों का चालान करने, जुर्माना वसूलने और आवश्यकता पड़ने पर सीजर की कार्रवाई करने का आदेश था। लेकिन और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।